जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम फिर प्रोनाउंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउंस का पार्ट 1 करा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन एक्सप्लेन करे थे। आई हैड एक्सप्लेन्ड यू व्हाट आर प्रोनाउंस, उनका यूसेज क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अब हम आज प्रोनाउंस के रूल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आई होप आपने जो मैंने एक टेबल आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था, जिसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म्स पढ़ाई थी। आई होप आप सब ने वो मेमोराइज कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। फर्स्ट विल स्टडी द यूसेज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। नाउ सी, जैसे आपको मैंने बताया था, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट, प्लस मी, हिम, हर, देम, अस, ऑल दीज आर personal pronouns. Now they are divided into two categories, subjective and objective. जैसे I subjective है, objective क्या होगा me. He subjective है, objective क्या होगा his. She subjective है, objective क्या होगा her. So basically these are subjective and objective forms. Now let us study subjective form कहाँ use होती है और objective form कहाँ use होती है। पहले पढ़ते हैं objective case का usage. An objective case an objective case comes after let, like, between, and, but, except, and all prepositions. This is very very important. जो objective case है वो let के बाद लगता है, like के बाद लगता है, prepositions के बाद लगता है, except के बाद लगता है। Now look at example number 1. Let me do this work. तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव केस. We never say let I do this work, like let us study, let us revise pronouns. So let is always followed by objective form of personal pronoun. Next is between and. between और and के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब देखिए, एग्जाम्पल इज हियर, द सीक्रेट इज बिटवीन ब्लैंक एंड देन यू हैव टू फिगर आउट द आंसर। अब देखिए, दो ही ऑप्शंस में चूज करना है, या तो सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो बिटवीन और एंड के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। सो योर आंसर इज द सीक्रेट इज बिटवीन हिम एंड हर. The secret is between him and her. Like the secret is between you and me. तो you ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और मी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई बिलीव. द नेक्स्ट इज एवरीवन laughed at and then blank. At is a preposition here. As I have told you, prepositions are always followed by objective form of a pronoun. So at preposition है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? me. Everyone laughed at me. सो देख सकते हैं आप, लेट हो गया, बिटवीन और एंड हो गया, prepositions हो गए, इनके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं. अब जैसे एक्सेप्ट है, आई कैन से एक्सेप्ट हिम एवरीवन वाज प्रेजेंट. अब देखिए, एक्सेप्ट के बाद हमने ही नहीं कहा, एक्सेप्ट के बाद हमने क्या कहा है? हिम. सो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ the pronoun is used. So please remember, after let, like, except, but, and after all the prepositions and between and हम हमेशा objective form of the personal pronoun use करते हैं. Now let us move to the next point. Alright, now see the next point is basically next. अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर subjective form कहाँ use कर रहे हैं. Okay, let us see subjective form कहाँ use होती है. Okay. If two subjects are compared, the pronoun of nominative case is discussed. मैंने आपको पास्ट ऑफ स्पीच में बताया था, नॉमिनेटिव केस होता है सब्जेक्टिव फॉर्म. तो अगर देखिए, एक चीज़ का आपको ग्रामर में खास ध्यान रखना है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं हम हमेशा एक जैसी चीज़ों का करते हैं. लेट्स से आप फैन का कर रहे हैं तो फैन से करेंगे, टेबल का टेबल से, चेयर का चेयर से. तो इसी तरीके से अगर आप सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म से ही करेंगे, और अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज़ करेंगे. अब इस सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज़ एज फास्ट एज मी. अब देखिए, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. द रीज़न बीइंग, आप कंपैरिजन ही का कर रहे हैं कि वो मेरी ही तरह फास्ट है. अब इसमें ही का कंपैरिजन हो रहा है, और ही क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म. तो जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसका भी सब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए था,
I. Now the correct sentence is he is as fast as I. So please remember, कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से. अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप जिससे भी करेंगे, अगर आप वहाँ एक कॉमन और प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर आप उसको एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर बेटर देन शी. अब आप देखिए यहाँ यू का कंपैरिजन है. यू क्या है? यू भी एक सब्जेक्टिव फॉर्म है. तो जब आप यू का कंपैरिजन कर रहे हैं आपको सब्जेक्टिव फॉर्म से ही करना था. अगर मैं यहाँ हर लिख देती तो गलत हो जाता, बिकॉज यू सब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव फॉर्म से ही होगा. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मली एक्सपेक्टेड रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में एक्सपेक्टेड रहते हैं. दे आर वेरी सिंपल बट यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. If the object is compared, then use objective case after as and then. अब देखिए इसमें क्या है, बेसिकली व्हाट दे वांट टू से हियर, अगर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म से ही करेंगे. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म से करा था, इसमें हम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म से कर रहे हैं. अब आप देखिए आई नो यू, ब्रेक करते हैं सेंटेंस को और फिर समझते हैं. आई नो यू में आई सब्जेक्ट है और यू क्या है? ऑब्जेक्ट. अब कंपैरिजन यू का हो रहा है, आई का नहीं हो रहा है, बिकॉज आई इज द डूअर ऑफ द एक्शन. आई तो दो लोगों में कंपैरिजन कर रहा है तो आई इज द डूअर, आई सब्जेक्ट है. जिन दो लोगों में वे कर रहा है वो क्या बन गए? ऑब्जेक्ट. सो आई नो यू, यू ऑब्जेक्ट है. अब यू का जिससे आप कंपैरिजन करेंगे उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लिखनी होगी. देखिए आई नो यू एज मच एज आई नो हिम. अब हिम की भी क्या आ गई है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म. हमने ही क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम आई का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यू का कर रहे हैं. सो वेन एवर यू कंपेयर अ सब्जेक्ट तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म से करेंगे, और कभी भी अगर आप एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से होगा. इसका एक और एग्जांपल शेयर करते हैं. आई ट्रस्ट यू मोर देन ही. अब देखिए आई ट्रस्ट यू में I is the subject and you is the object. अब कंपैरिजन क्या हो रहा है? I में नहीं हो रहा है, I का किसी से नहीं हो रहा है, you का किसी और पर्सन से हो रहा है कि आपको मैं उतना ही ट्रस्ट करता हूँ जितना उसे. तो आप में और उसमें कंपैरिजन है. सो you two are objects. तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? ही गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज हिम. I trust you more than हिम होगा, ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ कंपैरिजन ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो रहा है और ना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिक्स नहीं कर सकते, आपको सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई करना है कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस. इफ आई वर ही आई वुड डू अ लॉट फॉर माई फैमिली. देखिए दिस इज इमेजिनरी सेंटेंस. वर्ब्स में हम इमेजिनरी पढ़ चुके हैं. If I were he, I would do a lot for my family. तो देखिए या तो हम यहाँ कॉमन या प्रॉपर नाउन लगाए. If I were a bird, if I were the prime minister, if I were an officer. बट अगर हम उसको एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम अपने नाउन को एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो प्रोनाउन जो है प्लीज रिमेंबर हमेशा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. लाइक इफ आई वर ही, हम ये नहीं बोलेंगे इफ आई वर हिम. अगर आपने यहाँ पर हिम लिख दिया होता ये गलत हो जाएगा. सच क्वेश्चंस कैन कम इन एरर्स ऑल्सो एंड फिलअप्स ऑल्सो. ये दोनों ही सेक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज रिमेंबर इमेजिनरी सेंटेंसेस में इफ यू आर अबाउट टू यूज अ प्रोनाउन, that pronoun will always be in subjective form and not in objective form. Okay, please remember this point also. Let us move to the next one. Okay, if a sentence starts with it, the pronoun must be in nominative case. अगर it से start हो रहा है, अगर sentence है it is या it was, तो उसके बाद जो भी आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, अगेन अगर आप कॉमन या प्रॉपर नाउन यूज करते हैं देन ऑब्वियसली नॉट, बट अगर आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं एक प्रोनाउन से देन इट शुड बी इन नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. लाइक इट इज आई बोलेंगे, इट इज मी नहीं बोलते. इट इज ही बोलेंगे, इट इज
हिम नहीं बोलेंगे। लाइक अगर आपने कहा इट इज़ मी हु टीचेज यू इंग्लिश, तो वो गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज़ आई, या इट वॉज ही हु मेड अ मिस्टेक इज रॉन्ग, सॉरी इट वॉज हिम हु मेड अ मिस्टेक इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज he. So please remember, it is and it was phrases are always followed by subjective form of the pronoun. अब इन्हीं में आपको एक और तरीके से सेंटेंस को प्रेजेंट करा जा सकता है, ये मैं वर्ब्स में भी बता चुकी हूँ। आई जस्ट राइट इट हियर। जैसे ये सेंटेंस है इट इज़ आई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इजंट इट आई, तो वो भी करेक्ट होगा। सिर्फ इंटेरोगेटिव में उसको कर दिया है, उससे हमारा फ्रेज चेंज नहीं हुआ, द फ्रेज रिमेन्स द सेम। आप यूज करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, या इट वाज आई, वाजंट इट आई, या वाज इट आई, इट कैन बी एनीथिंग। वाज इट ही, तो देखिए मैंने क्या यूज करा है, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। सो प्लीज रिमेंबर फ्रेजेस लाइक इट इज या इट वाज, चाहे वो पॉजिटिवली दिए गए हैं, नेगेटिवली है, या वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, योर आंसर प्रोनाउन में होगा हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म। ऑलराइट, तो लेट अस डू अ क्विक रिविजन। सब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ लगती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कहाँ कहाँ लगती है, टुडे वी स्टडीड दैट टिल नाउ। सी, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी इमेजिनरी सेंटेंसेस में, आफ्टर फ्रेजेस लाइक इट इज़ या इट वॉज में, या स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में हम हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। अदर देन दीज पॉइंट्स, अगर कंपैरिजन का सेंटेंस है और आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन है तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म लगाइए, और अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन है तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाइए। इनके अलावा ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होती है लाइक लेट, लाइक, बिटवीन और एंड, या prepositions के बाद। सो प्लीज मेमोराइज इट। नाउ आई हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू टेल यू। पहले मैं आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच समझाती हूँ। देखिए, वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑल्सो, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। दिस सेल्फ एंड सेल्फ एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये बहुत बार आया हुआ है एंड अगेन एक्सपेक्टेड है। तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें वर्ड आपसे पूछा जाए जो सेल्फ या सेल्व्स एंडिंग होगा, देन योर आंसर विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर वर्ड, दाई सेल्फ। दाई सेल्फ मीन्स योर सेल्फ इन शेक्सपियर लैंग्वेज, ये पास्ट ईयर में आ चुका है। सो सेल्फ एंड सेल्व्स एंडिंग वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव। अब हम रिफ्लेक्सिव के रूल्स एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, नेवर यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम कभी भी सेंटेंस को बिगिन नहीं करते। एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जो प्लेसमेंट है, इट इज़ नेवर बिफोर अ नाउन। तो आप सेंटेंस जैसे नाउन से बिगिन कर रहे हैं तो इसलिए आप उससे पहले रिफ्लेक्सिव नहीं लगा सकते। नाउ लुक एट द सेंटेंस, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम देहरादून। यहाँ पे माई सेल्फ गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, प्लस राहुल एक नाउन है उससे पहले आ गया। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी आई एम राहुल फ्रॉम देहरादून। सो फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज नेवर बिगिन अ सेंटेंस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत बच्चों को मैंने देखा है क्लास में जब इंट्रोडक्शन देने की बारी आती है वैसे ही कहते हैं माई सेल्फ सो एंड सो। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आपको बोलना चाहिए आई एम या माई नेम इज। नाउ दिस क्वेश्चन कैन कम इन एरर। सेकेंड पॉइंट है, आई हैव जस्ट सॉर्टेड आउट लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉर यू, एक्वेट, अवेल, एक्सर्ट, रिकनसाइल, अडेप्ट, एडजस्टेड। इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव का एक्चुअल यूसेज क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है जब हम खुद से कोई काम कर रहे हैं। आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, ओके, तो हमने खुद ही करा है, किसी की मदद नहीं ली। तो जब कोई काम हम खुद से कर रहे हैं तब हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। तो ये जो वर्ब्स हैं, प्लीज लर्न देम। आई हैव नॉट गिवन यू अ लिस्ट ऑफ 50 वर्ब्स और एनीथिंग, जस्ट फ्यू वर्ब्स, लिमिटेड इंपॉर्टेंट वंस। इनके बाद रिफ्लेक्सिव आता है। आपको मैं इनका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्विट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला एक्विट का मतलब है रिलीज फ्रॉम जेल। अब देखिए, कोई जेल से खुद रिलीज नहीं होगा, कोर्ट और सम अथॉरिटी विल रिलीज अ पर्सन, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव नहीं आता। बट एक्विट का सेकंड मतलब है प्रिपेयर योर सेल्फ, बेसिकली अपने आप को मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर करना। अब वॉर के लिए क्या है, आप खुद अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ आना चाहिए रिफ्लेक्सिव। सोल्जर्स प्रिपेयर देमसेल्व्स, या सोल्जर्स एक्विट देमसेल्व्स फॉर द वॉर। तो एक्विट देमसेल्व्स का मतलब है वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज अवेल।
अवेल मीन्स होता है किसी अपॉर्चुनिटी का, ऑफर का फ़ायदा उठाना। एक्सर्ट होता है एक्सर्शन, जैसे बहुत स्ट्रेस करना। स्टूडेंट्स शुड नॉट एक्सर्ट देमसेल्व्स अ लॉट ड्यूरिंग द एग्जाम। अब देखिए एक्सर्ट के बाद क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव। देमसेल्व्स क्यों आया है, स्टूडेंट्स की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हमने थर्ड पर्सन प्लूरल रिफ्लेक्सिव लगाया है। reconcile means adjust, like women must reconcile themselves to the needs of the society। अडेप्ट मतलब अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल लेना। वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्व्स टू द चेंजिंग वेदर ऑफ देहरादून। अब आवर सेल्व्स क्यों लगाया है, वी की वजह से। एंड एडजस्टेड, दे एडजस्टेड देमसेल्व्स इन द प्लेस और द न्यू सिटी और समथिंग। सो ये कुछ वर्ब्स हैं, लर्न देम। इनके बाद रिफ्लेक्सिव लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो देखिए रिफ्लेक्सिव आ गया। सो आफ्टर अवेल, अडेप्ट, रिकनसाइल, एडजस्ट, एक्सर्ट, दीज आर सम लिमिटेड वर्ब्स विच यू शुड नो। इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव लगाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो आपको रिफ्लेक्सिव के पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। सेल्फ एंड सेल्फ एंडिंग वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव। देन रिफ्लेक्सिव एक्चुअली यूज कहाँ होता है, जब हम खुद से कोई काम कर रहे हैं। एंड दिस इज अ लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, प्लीज लर्न इट। ऑलराइट, इनके बाद रिफ्लेक्सिव आता है। सो गो थ्रू द सेशन केयरफुली। okay, remember where to use the nominative case and the objective case of pronoun। कंपैरिजन के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और रिफ्लेक्सिव को। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग अप विद सम मोर इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टडी अ लॉट। थैंक यू स्टूडेंट्स।